बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, बिलाल कॉन्सेप्ट्स में आप सबको खुशामदीद। आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं उसका नाम है द ग्रेट डिप्रेशन एंड द न्यू डील। अब बात यहाँ पर समझने की ये है कि जो ग्रेट डिप्रेशन है वो हम अब क्यों डिस्कस कर रहे हैं। वर्ल्ड वॉर वन के बाद हमने वर्ल्ड वॉर टू को क्यों नहीं डिस्कस किया। उसकी वजह यह है कि वर्ल्ड वॉर वन हुई थी खत्म 1918 में और 1929 में ग्रेट डिप्रेशन आया था और फिर 1939 में जाकर वर्ल्ड वॉर टू हुई थी। और इस ग्रेट डिप्रेशन में सिर्फ यूएसए ही नहीं, यूरोपियन कंट्रीज भी अफेक्ट हुए थे और ये एक वजह भी है वर्ल्ड वॉर टू की। लिहाजा हम पहले ग्रेट डिप्रेशन को डिस्कस करेंगे, उसके बाद ही हम वर्ल्ड वॉर टू पर जाएंगे ताकि हमें एक सीक्वेंस भी मिले और हम इस टॉपिक को अच्छे से समझ भी सकें। तो आज की जो वीडियो है उसमें हम ग्रेट डिप्रेशन को डिस्कस करेंगे, इसके कॉजेज, इंपैक्ट्स वगैरह डिस्कस करेंगे, फिर जो इसको ओवरकम किया था फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने। तो अगली वीडियो हम बनाएंगे जिसमें हम फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को भी हम पढ़ेंगे, उनकी सर्विसेज भी पढ़ेंगे। उनकी जो मेन सर्विसेज थी उसमें न्यू डील ही थी, तो हम फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के ही अंडर जो है ना हम न्यू डील को भी डिस्कस करेंगे जिसमें उन्होंने ग्रेट डिप्रेशन को ओवरकम करने की कोशिश की थी और काफी हद तक वो सक्सेसफुल भी रहे। कुछ फ्लॉज भी थे न्यू डील में, वो भी डिस्कस करेंगे, लेकिन आज की जो वीडियो होगी वो कंप्लीटली ग्रेट डिप्रेशन पे होगी। तो अपना टॉपिक शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखते हैं ग्रेट डिप्रेशन का कि ये एक डीपेस्ट एंड लॉन्ग लास्टिंग इकोनॉमिक डाउनटर्न था यूएसए की हिस्ट्री के अंदर। इससे पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ था कि किसी मुल्क की इकोनॉमी इतनी ज्यादा तबाह हो जाए और उसका इम्पैक्ट फिर इंटरनेशनली भी पड़े, यानी कि दूसरे कंट्रीज में भी पड़े। एक लफ्ज आप लोगों ने सुना होगा रिसेशन का। अब रिसेशन और डिप्रेशन में फर्क क्या होता है कि रिसेशन जो होता है वो एक कंट्री तक ही कन्फाइंड रहता है, यानी कि किसी एक कंट्री के अंदर अगर इकोनॉमिक डाउन टर्न आता है तो वो रिसेशन कहलाता है। और जब वो एक मुल्क से बाहर निकलकर दूसरे ममालिक को भी अफेक्ट करना शुरू करता है तो उसे हम फिर डिप्रेशन कहते हैं। तो ये याद रखें कि शुरू दौर में ये रिसेशन था, बाद में ये फिर डिप्रेशन बन गया जब इसने पूरी दुनिया को इम्पैक्ट किया। तो 30 to 50 मिलियन पीपल इसके अंदर अनएम्प्लॉयड हो गए थे, उनकी नौकरियां चली गई थी, बहुत बुरी हालत हो गई थी क्योंकि लोग किराए के घरों में रहते थे, वो रेंट्स पे नहीं कर पाते थे क्योंकि उनकी नौकरियां चली गई थी। इस वजह से उनको एक बहुत मुसीबत का सामना करना पड़ा था। यूएसए के आधे बैंक्स फेल हो गए थे, साथ ही साथ जो बहुत सारे स्लेव्स थे वो वर्थलेस हो गए थे। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि स्लेवरी तो खत्म हो गई थी। ठीक है, स्लेवरी तो खत्म हो गई थी लेकिन यूएसए के अंदर खत्म हुई थी ना। स्लेव्स तो अब भी मौजूद थे लेकिन उनकी कोई वर्थ नहीं रही थी, क्योंकि ये डिप्रेशन आप लोगों को पता है यूरोप तक भी फैला, यूरोप में फिर अफ्रीका भी आता है और अफ्रीका के अंदर भी स्लेव्स मौजूद थे। तो जब इस डिप्रेशन ने पूरी दुनिया को अफेक्ट किया है तो उससे लाजमी सी बात है, आपके पास जब कुछ भी खरीदने के पैसे नहीं है तो आप स्लेव कैसे खरीदोगे। अब जब ग्रेट डिप्रेशन आया है तो उस वक्त प्रेसिडेंट कौन थे? प्रेसिडेंट थे हर्बर्ट हूवर, जो कि 1929 से लेकर 1933 तक उन्होंने सर्व किया। अब हम देखते हैं कि इसके अंदर मेन इवेंट्स क्या हुए थे। अब यहाँ पर आप लोगों ने जरा गौर से समझना है क्योंकि मैं आप लोगों को इसका कॉन्सेप्ट समझाऊंगा कि ग्रेट डिप्रेशन आखिर आया कैसे, क्यों हुआ। अब आप लोग देखें कि वर्ल्ड वॉर वन के अंदर यूरोप की जो इकोनॉमी थी वो बिल्कुल तबाह हो गई थी, काफी नुकसान उठाना पड़ा था उनको, उनके काफी लोग भी मर गए थे। इससे नुकसान ये हुआ था कि यूएसए जो कुछ बनाता था, गुड्स वगैरह, प्रोडक्ट्स वगैरह बनाता था और वो बेचता था यूरोपियन कंट्रीज को, तो यूरोपियन कंट्रीज की हालत अब इतनी बुरी हो गई थी कि वो यूएसए के गुड्स वगैरह खरीदने के काबिल थे नहीं। अब ये बात आप लोगों ने समझ ली। अब आगे देखते हैं कि स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ 1929 में। कैसे हुआ? देखें, 1920 से लेकर 1929 तक इसको हम रोरिंग 20s कहते हैं क्योंकि इस दौर में यूएसए की जो इकोनॉमी थी वो एक्सपेंड कर गई थी, काफी ज्यादा जो है ना वो यूएसए ने पैसा कमा लिया था। वर्ल्ड वॉर में चीजें बेचकर यूके को और फ्रांस वगैरह को उसने चीजें बेचकर काफी प्रॉफिट कमा लिया था। तो जो प्रोडक्शन हो रही थी यूएसए के अंदर वो उसी हिसाब से हो रही थी जो वर्ल्ड वॉर में हो रही थी। वर्ल्ड वॉर में चूंकि जरूरत ज्यादा थी चीजों की, यूके को, फ्रांस को, रशिया वगैरह को सामान बहुत चाहिए होता था, तो उस हिसाब से यूएसए के अंदर प्रोडक्शन हुआ करती थी। तो गलती यहां पर यह हुई थी कि अब तक प्रोडक्शन उतनी ही ज्यादा हो रही थी जबकि उसकी डिमांड थी नहीं इतनी, क्योंकि वो तो एक्सपोर्ट करनी थी यूएसए ने। अब एक्सपोर्ट मार्केट चाहिए ना। अब एक्सपोर्ट मार्केट जो यूरोपियन कंट्रीज हैं उनके हालात वैसे ही बुरे हैं। तो होता क्या है कि यूएसए ने बड़ा पैसा कमा लिया था यहां पर वर्ल्ड वॉर वन से, और कंपनीज के जो
जो शेयर्स थे उनकी प्राइसेस बहुत ज्यादा हो गई थी, काफी जो है ना उनकी डिमांड थी। तो इसीलिए 1920 से 1929 के एरा को हम कहते हैं रोरिंग ट्वेंटीज। तो इस दौरान जो वॉल स्ट्रीट था, वॉल स्ट्रीट का क्या मतलब है? इसका मतलब है न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज। आप लोगों ने सुना होगा, जैसे कि पाकिस्तान में है कराची स्टॉक एक्सचेंज, जिसको आप लोग गूगल पे KSE 100 लिखकर भी सर्च कर सकते हैं, कराची स्टॉक एक्सचेंज के नाम से। इसी तरह से अमेरिका के अंदर जो सबसे ज्यादा जो मशहूर स्टॉक एक्सचेंज है वो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज है। ये सिर्फ अमेरिका में ही नहीं, पूरी दुनिया के अंदर न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज को बहुत ज्यादा अहमियत हासिल है। उसकी वजह क्या है? क्योंकि वहां पर बहुत काबिल लोग बैठते हैं। वहां पर जो ब्रोकर्स होते हैं जो कि डील करवाते हैं, बायर और सेलर के बीच में डीलिंग करवाने वाले बंदे को ब्रोकर कहते हैं। तो वो जो ब्रोकर होता है वो बहुत ज्यादा क्वालिफाइड होता है। उसने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से उसने MBA किया होता है, MPhil वगैरह करके वो यहाँ न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में आकर बैठते हैं और डीलिंग करवाते हैं लोगों के बीच में, बायर और सेलर के बीच में डीलिंग करवाते हैं। तो ये जो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज था, इसने स्पेक्युलेट किया, यानी कि अंदाजा लगाया कि भाई हमें शेयर्स के ऊपर हाई रिटर्न्स मिलने वाले हैं। क्योंकि USA की इकोनॉमी बढ़ गई थी काफी ज्यादा, तो इन्होंने एक स्पेक्युलेट किया, अंदाजा लगाया कि भाई अब जो है ना जो भी बंदा शेयर्स खरीदेगा उसको हाई रिटर्न्स मिलेंगे, बहुत ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। तो ये काम हुआ। तो अगस्त 1929 में स्टॉक मार्केट जो है ना वो अपनी पीक पर थी, यानी उरूज पर थी। अब इसके बाद जो है ना वो डिक्लाइन फेज भी शुरू होता है। लेकिन यहाँ पे ये समझ लें कि जब इतनी ज्यादा डिमांड है, इतनी ज्यादा स्टॉक मार्केट जो है ना वो एक्सपेंड कर चुकी है, शेयर्स की प्राइसेस इतनी बढ़ चुकी हैं, तो लाजमी सी बात है इन्फ्लेशन भी बढ़ेगी, महंगाई भी होगी। क्योंकि जब इतने बहुत लोग हैं खरीदने वाले, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज ने स्पेक्युलेट कर दिया है कि भाई हाई रिटर्न्स मिलेंगे, तो लोगों ने पता है क्या किया? लोगों ने बैंक्स वगैरह से लोन लिए कि भाई हम भी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेंगे और हमें हाई रिटर्न मिलेगा। तो लोगों ने बैंक्स वगैरह से लोन लेना शुरू कर दिए और वो पैसा उठाकर स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर दिया। क्योंकि वॉल स्ट्रीट पे सबको भरोसा था, उन्होंने कहा भाई इनकी स्पेक्युलेशन गलत हो ही नहीं सकती है। अब क्या था? अब देखें, प्रोडक्शन भी पीक पर थी लेकिन डिमांड बढ़ती जा रही थी। क्योंकि इस वॉल स्ट्रीट ने स्पेक्युलेट कर दिया था ना, तो लोगों ने ज्यादा से ज्यादा लोन्स लेना शुरू किए, गरीबों ने भी लोन्स लेना शुरू किए बैंक्स वगैरह से और स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर दिए धड़ाधड़। तो इससे डिमांड क्या हुई? डिमांड बढ़ गई बहुत ज्यादा। अब प्रोडक्शन कांस्टेंट है, यानी कि जितनी होनी चाहिए थी उतनी है, लेकिन डिमांड ज्यादा बढ़ गई। तो इससे क्या हुआ? जब डिमांड, आप लोगों को पता है इकोनॉमिक्स का रूल है कि जब डिमांड बढ़ती है तो प्राइसेस हमेशा बढ़ती हैं। तो स्टॉक्स की जो प्राइसेस थी वो बढ़ गई, उनकी जो ओरिजिनल वर्थ थी उससे ज्यादा हो गई उनकी प्राइस, बहुत ज्यादा। अब क्या होता है? अब इतनी ज्यादा प्राइसेस हो गई कि लोग उन स्टॉक्स को खरीदने से कासिर हो गए। अब लोगों के पास इतने पैसे नहीं रहे कि वो अब और स्टॉक्स खरीदें, क्योंकि और बहुत से लोग थे जो स्टॉक्स खरीदना चाहते थे लेकिन वो बहुत ज्यादा महंगे हो गए थे। लिहाजा आहिस्ता आहिस्ता डिमांड गिरना शुरू हुई और प्राइसेस भी गिरना शुरू हुई। क्योंकि जब डिमांड बढ़ेंगी प्राइसेस बढ़ेंगी, और डिमांड जब घटेगी तो प्राइसेस भी घटेंगी। अब जब प्राइसेस घटना शुरू हुई हैं तो अब आप लोगों को पता है कि जो स्टॉक्स होते हैं वो एक फैक्ट्री या कंपनी वगैरह ही इशू करते हैं। क्योंकि उनका जो एसेट होता है, जो उनके पास कैपिटल पड़ा होता है, जितना भी सामान होता है ना एक फैक्ट्री के अंदर, मान ले एक फैक्ट्री है, उसके अंदर ऑफिस इक्विपमेंट्स हैं, उसके अंदर लैंड है, उसके अंदर उसकी प्रोडक्शन है, उसकी प्रोडक्ट्स वगैरह हैं, उन सबको मिलाकर ना वो एक वैल्यू निकालती है और उस वैल्यू के जितने ही शेयर्स मार्केट के अंदर इशू कर दिए जाते हैं। अब जब इन शेयर्स की जो प्राइसेस हैं वो कम होना शुरू हुई हैं तो फैक्ट्रीज को नुकसान होना शुरू हुआ। ऐसे हालात में फैक्ट्रीज जो होती हैं वो दो काम करती हैं, या तो वो अपने एम्प्लॉइज को निकालना शुरू करती हैं क्योंकि उनको सैलरीज भी देनी है। अब वो सैलरीज उनको नहीं दे पाती हैं, वो कहते हैं भाई हम अपना पेट भरें या जो हमारे यहाँ मुलाजिम है उनका पेट भरें, तो उनका पेट नहीं भर पा रहे थे वो। और दूसरा रास्ता उनके पास क्या होता है कि जो उनकी इक्विपमेंट्स हैं, ऑफिस इक्विपमेंट्स हैं, उनकी लैंड है, उनके प्रोडक्ट्स वगैरह हैं, उनको सस्ते दामों बेचना शुरू करें और उनको बेचकर जो पैसा मिलेगा वो आप अपने स्टॉक या शेयर होल्डर्स को आप पे करेंगे। तो मोस्ट फेवरेबली क्या होता है कि आमतौर पर कंपनीज जो होती हैं वो अपने एम्प्लॉइज को निकालती हैं पहले,
तो इसी को हम डाउन साइजिंग कहते हैं। लिहाजा जब प्राइसेस घटी हैं, फैक्ट्रीज कंपनीज के मालिक को नुकसान होना शुरू हुआ, तो उन्होंने मुलाजमीन को निकालना शुरू किया, अपने एम्प्लॉइज को उन्होंने डाउन साइज करना शुरू कर दिया। अब 1929 में क्या होता है कि कंज्यूमर स्पेंडिंग जो है ना वो ड्रॉप हो जाती है, यानी कि जो कंज्यूमर है, एक आम आदमी है जो दुकान से कुछ समोसे वगैरह, डबल रोटी, बिस्किट्स वगैरह खरीदता है, उसको हम कंज्यूमर कहते हैं। अब कंज्यूमर चूंकि कहीं ना कहीं जॉब कर रहा होता है और वहां से वो जॉब से अपनी इनकम लेकर फिर घर का सौदा सल्फ लेकर आता है वो, तो जब उसको वहां से निकाल दिया गया, उसके काम से, उसकी जॉब से उसको निकाल दिया गया, तो उनकी जो स्पेंडिंग थी, जो वो सामान वगैरह खरीदा करते थे अपने घर के, तो वो सामान नहीं खरीद पा रहे थे अब। लिहाजा फैक्ट्रीज ने क्या किया, प्रोडक्शन भी स्लो कर दी। यहां तक समझ आई बात। अब आगे क्या होता है देखें, आप लोगों को मैंने बताया कि लोग जो थे उन्होंने पहले ही लोन्स लेकर बैंक्स वगैरह से शेयर्स वगैरह खरीदे हुए थे, जबकि इस पर जो फेडरल बैंक था उसने वार्निंग भी दी थी, फेडरल रिजर्व ने वार्निंग भी दी थी कि भाई इतने लोन्स ना लो, गड़बड़ ना हो जाए कहीं, तो फिर आप लोगों को नुकसान उठाना पड़ेगा। तो लोगों ने नहीं मानी, लोगों ने कहा नहीं भाई वॉल स्ट्रीट ने स्पेकुलेट किया, हम तो लेंगे, हम तो शेयर्स खरीदेंगे, तो उसका नुकसान आप लोगों ने देख लिया। अब क्या होता है, स्टॉक्स प्राइसेस जो थी वो अभी तक भी इंक्रीज करती जा रही थी, क्योंकि खरीदार अभी तक भी थे बहुत। ये नहीं है कि खरीदार नहीं थे, खरीदार अब तक भी बहुत थे, क्योंकि लोगों को अभी तक सही मुसीबत का सामना नहीं करना पड़ा था। अभी तक उनको लग रहा था कि नहीं भाई ठीक है, हमें कुछ लोगों को निकाल दिया फैक्ट्रीज वगैरह से तो कोई मसला नहीं है, बाकी जो हैं वो तो खरीदे ना। और इसकी एक वजह यह भी थी कि जिन लोगों को जॉब से निकाल दिया गया था अब वो भी मजबूर हो गए थे, रोजगार उन्होंने भी कमाना था, लिहाजा उन्होंने भी जॉब्स वगैरह तो उनको मिल रही नहीं थी, उन्होंने भी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। अब उनको पता नहीं था कि जहां से हमें जॉब से निकाला है स्टॉक्स भी वही लोग इशू करते हैं, तो कुछ दिनों बाद स्टॉक्स भी कम होना शुरू हो जाएंगे। तो लेकिन इस बात का अंदाजा उनको नहीं था, क्योंकि अनअवेयरनेस थी, लिहाजा लोगों ने ये काम किया। तो स्टॉक्स प्राइसेस जो थी वो अभी तक बढ़ रही थी। अब जब इतनी ज्यादा स्टॉक प्राइसेस बढ़ती हैं तो क्या होता है, तो लोग परेशान होना शुरू हो जाते हैं कि यार ये क्या हो रहा है, अब तो बड़ी मुसीबत हो गई। क्योंकि जब स्टॉक प्राइसेस बढ़ती हैं और बढ़ती ही चली जाती हैं तो इससे खरीदार जो होता है, जो जिसने स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना होता है, वो तो इन्वेस्ट नहीं कर पा रहा होता। तो इस तरह से परचेजिंग पावर पैरिटी जो है वो कम हो जाती है, लोगों की खरीदने की ताकत कम हो जाती है। तो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए जिन लोगों के पास स्टॉक्स थे उन्होंने सोचा कि यार बाकी लोग तो अब अगर और कीमतें बढ़ गई तो कोई खरीद ही नहीं पाएगा, ज्यादा कीमतें बढ़ना भी नुकसान है ना, क्योंकि फिर कोई खरीदार नहीं मिलेगा उनको, इतने महंगे जब हो जाएंगे शेयर्स तो फिर कौन खरीदेगा। तो उन्होंने क्या किया, अब उनके अंदर एक नर्वसनेस क्रिएट हुई, एक पैनिक क्रिएट हुआ। उस पैनिक को देखते हुए उन्होंने कहा भाई बाद में तो कोई हमारे शेयर्स खरीदेगा नहीं, ये तो और महंगे हो जाएंगे, लिहाजा अभी से बेच दो। तो अक्टूबर 24, 1929, जिसको हम ब्लैक थर्सडे के नाम से जानते हैं, इस दिन 12.9 मिलियन शेयर्स ट्रेड हुए। ये शेयर्स की बात कर रहा हूं, इनकी वर्थ की नहीं, इनकी वर्थ इससे कहीं गुना ज्यादा है। फिर अक्टूबर 29 में क्या होता है, अब देखें 25 और 29, ये दो डेट्स याद रखनी है आप लोगों को। इसमें क्या होता है कि ब्लैक ट्यूसडे मनाया जाता है। ब्लैक ट्यूसडे क्या होता है, इसमें 16 मिलियन शेयर्स ट्रेड हो जाते हैं, यानी कि एक तो जुमेरात को और अगले हफ्ते ही मंगल के दिन बहुत सारे लोगों ने अपने शेयर्स बेच दिए, क्योंकि वो डर गए थे कि ज्यादा शेयर्स अगर महंगे हो गए तो कौन खरीदेगा इनको भाई। तो जब इतने शेयर्स बेचे हैं तो मार्केट को नुकसान होगा, एकदम शेयर सारे बिक गए, एकदम शेयर सारे बेच दिए, तो मार्केट को $30 बिलियन का नुकसान हुआ। $30 बिलियन कोई छोटी चीज नहीं है, बहुत बड़ी चीज है, और उस दौर में तो खासकर बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी वैल्यू है। अब क्या होता है देखें, स्टॉक्स जो थे आप लोगों को मैंने बताया लोगों ने स्पेकुलेशन की बिना पर खरीदे थे, वॉल स्ट्रीट ने स्पेकुलेशन किया था, उससे क्या हुआ था कि लोगों ने इन्वेस्ट किया था स्टॉक्स के अंदर और पैनिक के बाद लोगों ने शेयर्स बेच दिए, एक पैनिक आया, नर्वसनेस आई कि भाई अब हमारे शेयर्स कौन खरीदेगा। इससे क्या हुआ, एकदम मार्केट के अंदर शेयर्स की सप्लाई बहुत ज्यादा बढ़ गई। जब इतने ज्यादा शेयर्स बिकेंगे तो मार्केट में फिर शेयर्स ही शेयर्स हैं, जिसने खरीदने खरीद लो, होल्डर कोई है नहीं, मार्केट में पड़े हैं वही शेयर्स। तो जब इतनी ज्यादा सप्लाई हो जाती है, मान ले आपके इलाके में अगर टमाटर बहुत ज्यादा हो जाते हैं तो फिर वो 10 रुपए किलो भी बिक रहे होते हैं, क्योंकि उनकी कीमत कम हो जाती है ना, इतने बहुत हैं, हर बंदा देखेगा अच्छे से अच्छे टमाटर खरीदने के लिए। तो अगर एक दुकान से अच्छे टमाटर नहीं मिल रहे तो वो अगली दुकान पे जाएगा,
अगली दुकान पे जाएगा तो पिछली दुकान वाला उसको आवाज लगाएगा कि यार 15 रुपए किलो नहीं ले रहे तुम तो 10 रुपए किलो ले लो, मगर ले लो मुझसे। क्यों? सप्लाई इतनी ज्यादा हो गई है, हर बंदे के पास टमाटर है। इसी तरह से हर जगह पर मार्केट में शेयर्स ही शेयर्स थे, लिहाजा सप्लाई बढ़ गई। जब सप्लाई बढ़ी तो प्राइस ऑटोमेटिकली नीचे आएगी। अब आप लोगों को पता है शेयर्स इशू कौन करता है? यही हमारी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो होती हैं, जो कि बिजनेसेस हमारे होते हैं बड़े बड़े, वो शेयर्स इशू करते हैं। उनका जो सिस्टम होता है वो इसी पर चलता है, शेयर्स पर ही चलता है, ताकि वो, अब देखिए ये शेयर्स इशू क्यों करते हैं? वो इसीलिए शेयर्स इशू करते हैं, अपने जो उनकी इक्विपमेंट्स होती हैं उनको वैल्यूएट करके उसकी जो वैल्यू बनती है उतने ही रुपए के शेयर्स मार्केट में इशू कर देते हैं। अब जब लोग वो शेयर्स खरीदते हैं तो कंपनी के पास पैसा आता है, उस पैसे से कंपनी आगे बिजनेस करती है। अब आप लोगों को पता है इससे तो फैक्ट्रीज को, कंपनीज को नुकसान हुआ बहुत ज्यादा। उन्होंने अपने जो है ना एम्प्लॉयज को निकालना शुरू कर दिया। तो ये जो इम्पैक्ट था ये एक अनइन्वॉल्व सिटीजन तक आ पहुंचा, जिस बेचारे का कोई कसूर नहीं था, जिस बेचारे ने ना शेयर खरीदा था, ना शेयर बेचा था, और ना ही उस बेचारे को शेयर्स वगैरह का कुछ पता था, उस तक ये इम्पैक्ट हुआ। वो बेचारा भी इस डिप्रेशन से इफेक्ट हुआ। अब आप लोगों को पता है दुनिया के अंदर गोल्ड स्टैंडर्ड हुआ करता था उस वक्त। गोल्ड स्टैंडर्ड का क्या मतलब है? अब आप लोग ध्यान से समझें। मान लें ये ए कंट्री है और ये है बी कंट्री। अब ए कंट्री है डॉलर बनाता है, डॉलर इसकी करेंसी है। बी कंट्री की जो करेंसी है वो है यूरो। ठीक हो गया। अब ए कहता है कि भाई ये सामान मैंने बनाया है, ये बी को कहता है कि तुम ये मुझसे खरीद लो, तो बी इसको बदले में यूरोस पे करता है। अब ये ए वाला बोलता है कि भाई मैं क्यों यूरो लूं, मेरे तो किसी काम का ही नहीं यूरो। समझ रहे ना बात को? इसके तो किसी काम का नहीं यूरो, और वाकई में इसके कंट्री में तो डॉलर चलता है, तो इसको यूरो को क्या करना है। इसी तरह से जब बी कंट्री कोई प्रोडक्ट बनाता है और वो ए को सेल करता है तो ये इसको बदले में डॉलर देगा। अब ये कहेगा मैं क्यों डॉलर लूं भाई, मेरे तो डॉलर किसी काम का नहीं, मेरे कंट्री में तो यूरो चलता है। तो इसी वजह से ये लोग क्या करते थे, ये लोग जो अपनी जो करेंसी होती थी, जो इनका एक करेंसी नोट होता था, इसको ये लोग कन्वर्ट करते थे गोल्ड में, और फिर ये गोल्ड दिया करते थे ए कंट्री को। अब गोल्ड तो ये एक्सेप्ट करेगा क्योंकि गोल्ड की तो वैल्यू हर जगह पर होती है, उस करेंसी नोट की वैल्यू तो नहीं है यहां पर, लेकिन गोल्ड की वैल्यू तो है ना ए कंट्री में, तो वो फिर गोल्ड लेता है। इसी तरह से इस कंट्री के पास बहुत सारा गोल्ड पड़ा हुआ है, तो जितनी वैल्यू इस गोल्ड की है उतनी ही वैल्यू की इसको करेंसी छापनी पड़ेगी, वरना इसका जो सेटअप है वो आउट हो जाएगा। क्योंकि फिर ये अगर ज्यादा करेंसी छाप लेगा, ज्यादा करेंसी प्रिंट कर लेगा, तो वो फिर वैल्यू तो उसकी वही होगी, इस करेंसी नोट की वैल्यू गिर जाएगी क्योंकि इसकी सप्लाई ज्यादा हो जाएगी ना। जबकि ओरिजिनल वर्थ जो है इस करेंसी के पीछे जो चीज है जो इसको बैक कर रही है वो गोल्ड है। तो ये था गोल्ड स्टैंडर्ड। लोग गोल्ड में अपनी करेंसी को कन्वर्ट करके वो गोल्ड दिया करते थे, इनको एक दूसरे को गोल्ड वगैरह दिया करते थे, इसको गोल्ड स्टैंडर्ड कहते थे। अब पूरी दुनिया में गोल्ड स्टैंडर्ड था, हर कंट्री जो है ना वो गोल्ड के बदले में पैसा लेता और देता था। यानी कि आपने कोई चीज खरीदी तो आपको बदले में गोल्ड देना है उसको। जितनी भी वैल्यू बन रही है, मान ले ए कंट्री ने चावल बेचे बी कंट्री को और वो चावल थे $20 मिलियन के। अब $20 मिलियन की जो वर्थ होगी उतना ही गोल्ड ये कंट्री ए कंट्री को पे करेगा। समझ रहे बात को? तो ये था गोल्ड स्टैंडर्ड। इस गोल्ड स्टैंडर्ड की वजह से पूरी दुनिया में ये जो डिप्रेशन था ये फैल गया, क्योंकि गोल्ड की वैल्यू भी कम हो गई थी। अब जब गोल्ड की वैल्यू कम होगी, दूसरे कंट्री को आप गोल्ड देंगे तो आपको ज्यादा गोल्ड देना पड़ेगा, इससे आपके मुल्क में गोल्ड कम हो जाएगा, और वो दूसरा कंट्री आपको कुछ देगा तो आप भी उससे फिर ज्यादा गोल्ड मांगेंगे, इससे उसको भी नुकसान होगा। तो इस तरह से पूरी दुनिया में ये जो इम्पैक्ट था डिप्रेशन का ये फैल गया। बैंक्स कैसे फेल हुए ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया कि उन्होंने लोन्स दिए हुए थे बहुत सारे लोगों को। अब वो बहुत सारे लोग जो है ना वो लोन्स रीपे करने में उनको दिक्कत आ रही थी, इसलिए बैंक सारे फेल हो गए। कंजम्पशन भी डिक्रीज हो गई। जैसा मैंने आप लोगों को पहले बताया कि कंजम्पशन जो थी वो इसलिए कम हो गई थी क्योंकि जॉब से लोगों को निकाल दिया गया था। अब जब वो बेचारा कोई अर्निंग ही नहीं है उसकी, तो स्पेंडिंग क्या करेगा वो? आपके पास जितने आप कमाओगे उतने ही खर्च करोगे ना। अब जब आप कुछ कमा ही नहीं रहे तो आप खर्च फिर क्या करोगे? इसीलिए अनएम्प्लॉयमेंट जो थी वो 25% तक पहुंच गई थी, और जो लोग एम्प्लॉयड थे उनके वेजेस बहुत कम हो गए थे, क्योंकि कंपनीज के पास इतने पैसे थे ही नहीं कि वो सैलरीज, हाई सैलरीज दे।
लिहाजा उन्होंने कम सैलरीज देना शुरू की, वो भी कुछ लोगों को, बहुत सारों को तो उन्होंने निकाल ही दिया। अच्छा, अब ये तो था ही था, इसके साथ एक और कयामत टूट पड़ी। वो क्या? एक डस्ट बाउल आया ओक्लाहोमा में। ओक्लाहोमा चूंकि एक एग्रीकल्चरल लैंड थी, वहां पे एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा थी, वहां पर जब तूफान आया है, आंधी आई है, तो उसने सारे एग्रीकल्चरल क्रॉप्स को तबाह बर्बाद कर दिया। और वहां के जो लोग थे वो भी वहां से भाग गए, क्योंकि उनके घर वगैरह को भी काफी नुकसान हुआ, उनके जो रहने की जगह थी, उनकी लैंड्स थी, उनकी फसलें थी, सब तबाह बर्बाद हो गई। एक कयामत पहले ही थी, इसके ऊपर एक कयामत और टूट पड़ी। तो यहाँ पे मैंने दो फ्लो चार्ट्स आप लोगों को शो किए हुए हैं कि देखें, पैसा नहीं था, पैसा नहीं था तो फिर स्पेंडिंग लो थी। एक आम आदमी की बात हुई ना, उसके पास पैसा नहीं है तो वो स्पेंडिंग भी नहीं करेगा, स्पेंडिंग नहीं होगी तो चीजों की जो डिमांड है वो कम हो जाएगी, और जब डिमांड कम होगी तो फैक्ट्रीज जो है वो चीजें कम बनाएंगे, ऑपरेशंस नहीं हो पाएंगे, उनके यहाँ जो वो प्रोडक्ट्स बनाते थे वो कम कर देंगे बहुत ज्यादा, और जब वो प्रोडक्ट्स कम बनाएंगे तो उनको प्रॉफिट भी नहीं होगा, इसीलिए वो फिर अपने यहाँ से जो एम्प्लॉइज हैं उनको निकालेंगे, एम्प्लॉइज को निकालेंगे तो उनके पास पैसा नहीं होगा। ये इसी तरह से फ्लो चार्ट है, एग्जाम में भी आप लोग बना सकते हैं। इसी को यहाँ पर देख लेते हैं कि यहाँ पर स्टॉक्स में क्या होता है। स्टॉक प्राइसेस लो हो गई थी क्योंकि धड़ाधड़ सप्लाई ज्यादा हो गई थी उसकी। बैंक्स ने मनी लूज कर दी थी क्योंकि लोन्स दिए हुए थे, लोन्स वापस नहीं मिले उसको। लोगों का जो कॉन्फिडेंस था वो उठ गया, स्टॉक से भी उठ गया, बैंक से भी उठ गया। तो फिर क्या हुआ, बैंक्स भी तबाह हो गए, बैंक्स को लोगों ने अपना पैसा भी नहीं दिया। अब लाजमी सी बात है, जब बैंक्स का पैसा जाएगा तो लोगों का तो भरोसा उठेगा ना बैंक से कि भाई हमने अगर इस बैंक को पैसे दिए तो ये हमारे पैसे वापस नहीं करेगा। इसीलिए बैंक्स जब गए तो फिर उसने लोगों को मजीद लोन भी नहीं दे पाया, और जब वो मजीद लोन नहीं दे पाया लोगों को तो स्टॉक प्राइसेस अल्टीमेटली गिर गई। ये तो थे कुछ, एक आप लोगों को मैंने एक ओवरव्यू दिया कि किस तरह से अमेरिका के अंदर ग्रेट डिप्रेशन आया। अब हम इसकी फॉर्मल कॉजेस की बात करते हैं। अब आप लोगों को एक कॉजेस बड़े मजे से समझ में आ जाएंगी। देखें, ओवर प्रोडक्शन हो रही थी, आप लोगों को शुरू में बताया ओवर प्रोडक्शन कैसे हो रही थी। फार्मिंग टेक्निक्स यूज की जाती थी, इसीलिए प्रोडक्शन बहुत ज्यादा कर दी गई थी। पहले एक आम आदमी काम किया करता था फार्म्स में, अब लोगों की डिमांड कम हो गई थी, फार्मिंग टेक्निक्स आ गई थी, मशीन्स आ गई थी, लिहाजा प्रोडक्शन भी ज्यादा हो गई थी। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी इंक्रीज हो गई थी क्योंकि मशीनरी जो है उसकी मेंटेनेंस है, एनर्जी चाहिए, आपको पानी चाहिए, 10,000 चीजें होती हैं, 10 मसले होते हैं। तो फिर जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होती है, जिसको हम कॉस्ट ऑफ गुड्स भी कहते हैं, वो इंक्रीज कर गई। फार्मर्स को नुकसान हुआ, फार्मर्स कर्जे में आ गए, उनको कर्जे लेने पड़े, लैंड प्राइसेस गिर गई, बहुत सारे लोगों के ऊपर पाबंदियां लग गई ऑटोमेटिकली, क्योंकि डिमांड खत्म हो गई थी ना, डिमांड बिल्कुल गिरती जा रही थी, लोगों के पास परचेजिंग पावर पैरिटी नहीं थी, लिहाजा डिमांड्स गिरती जा रही थी, और इस तरह से एक बिल्कुल जो है ना ओवर प्रोडक्शन का नुकसान उठाना पड़ा। फिर अगली जो रीजन थी वो अनइवन इनकम्स थी। इसके अंदर क्या था कि जो टॉप 1% लोग थे, ये 1 लिख दिया है, 10%, जो टॉप 10% लोग थे उनकी जो इनकम्स थी वो 75% से इंक्रीज करती थी। उनको हर साल या हर दफा जो उनका इंक्रीमेंट लगता था वो 75% का इंक्रीमेंट लगता था, तो उनकी तनख्वाहें तो बहुत ज्यादा हो जाती थी ना। लेकिन जो 90% थे उनका क्या, वो सिर्फ 9% इंक्रीज को एंजॉय कर रहे थे, उनकी जो तनख्वाहें थी वो बहुत कम थी। इसीलिए वर्किंग क्लास जो थी वो बहुत ज्यादा थी। अमीर लोग तो कम थे ना, 10% थे, बाकी 90% कौन थे, गरीब लोग थे, यानी कि वर्किंग क्लास थी। इसीलिए जब वो गरीब होंगे तो वो सेविंग्स नहीं कर पाएंगे, पैसा बचा नहीं पाएंगे अपने पास। इसीलिए जब पैसा उनके पास सेविंग्स में नहीं पड़ा था तो ये जो ड्यूरेशन आई है डिप्रेशन की, इसमें वो लोग भी सरवाइव नहीं कर पाए, ज्यादातर लोग इसमें बेचारे डूब गए। वॉल स्ट्रीट क्रैश हुआ, इसकी कहानी आप लोगों को मैंने बता दी। इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस लूज हो गया, प्राइसेस गिर गई, लोगों का जो पैसा था वो डूब गया और उन्होंने नर्वस होकर अपने शेयर्स सेल आउट कर दिए। बैंक्स और कंपनीज भी क्रैश हो गई क्योंकि उन्होंने उधार दिए हुए थे बहुत सारे इन्वेस्टर्स को, उनको उधार मिला नहीं दोबारा, तो वो तो गए बेचारे। अगली रीजन क्या थी, वीक बैंकिंग सिस्टम थी। क्या वजह है कि मैनी स्मॉल बैंक्स, यानी कि स्मॉल बैंक्स बहुत सारे थे अमेरिका के अंदर, क्रेडिट सोर्सेज उनकी जो थी, जो कर्जा देने की उनकी ताकत थी वो बिल्कुल ड्राइड अप हो गई थी, और इसीलिए बैंक्स क्लोज हो गए क्योंकि उन्होंने बहुत सारे लोन्स ऑलरेडी दिए हुए थे ताकि वो इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ा सकें।
इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ाने की खातिर लोन्स बहुत दिए हुए थे उन्होंने, और उनको भी आगे से उन्होंने भी इंटरेस्ट लेना है लोगों से, तो इसी जो है ना लालच में उन्होंने बहुत सारे लोन्स दिए थे और वापस कुछ भी नहीं मिला। वॉल स्ट्रीट क्रैश होना मैंने आप लोगों को बता दिया है कि इसमें इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस लूज हो गया था। अगला जो रीजन है वो यूरोपियन रिसेशन है, क्योंकि यूरोप जो है वो वर्ल्ड वॉर 1 की वजह से काफी घाटे में चला गया था, काफी नुकसान हो गया था उसको, और वो यूएसए के प्रोडक्ट्स खरीद नहीं सकता था, और यूएसए के जो डेब्ट्स थे वो भी रीपे नहीं कर सकता था वो, क्योंकि उसने बहुत सारी चीजें तो उधार पे ली थी यूएसए से। अब यूएसए को जब नुकसान हुआ है तो यूएसए ने यूरोप को कहा लाओ भाई मेरे पैसे ले आओ, तो यूरोप के पास वैसे ही पैसे नहीं थे, जो कुछ था उसने उठा के दिया तो वो भी गया, वो भी डूब गया। फिर कुड नॉट परचेज यूएस प्रोडक्ट्स, ये मैंने आप लोगों को बता दिया। हूवर्स फेलियर, ये क्या था मामला, इसको समझे गौर से। हूवर्स जो था वो आइडियलिज्म का मानने वाला था, क्लासिक लिबरलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पर इंप्लाई करता है। वो कैसे कि क्लासिक लिबरलिज्म का यही मानना है कि गवर्नमेंट जो है वो मार्केट के अंदर इंटरवेंशन नहीं करेगी। इसी वजह से जो हूवर थे उन्होंने मार्केट के अंदर इन्वॉल्व नहीं किया, मार्केट को रेगुलेट करने के लिए कोई पॉलिसी वगैरह नहीं दी, और इस कॉन्सेप्ट को लेसेस फेयर भी कहते हैं कि भाई मार्केट में गवर्नमेंट की कोई इंटरवेंशन नहीं होगी। इन्होंने फेडरल स्पेंडिंग्स को कम कर दिया था, लोग पहले ही नुकसान में भूखे मर रहे हैं, ऊपर से फेडरल को भी आपने कह दिया कि आपने इनको कोई पैसे नहीं देने, कोई खर्चा नहीं करना है आपने, तो भाई वो जो भूख से मर रहे हैं लोग उनको भी तो सपोर्ट करना है ना, वो भी तो आखिर आपके सिटीजन्स हैं। लेकिन हूवर ने ये काम नहीं किया, उल्टा हूवर ने क्या किया, टैक्सेस लगा दिए। मिसाल के तौर पर हॉलेस्मोट टैरिफ, ये टैरिफ भी इंपोर्ट्स पे लगाया गया, यानी कि दूसरे कंट्री से जो अगर कोई सामान मंगवाया जाएगा उसके ऊपर टैरिफ लगाए जाएंगे। टैरिफ लगाकर आपने उनकी कीमतें जब बढ़ा दी तो ये तो हो सकता है कि अगर बाहर से मिसाल चावल आ रहे हैं तो आपके मुल्क में चावल पैदा हो रहे हैं तो ठीक है, फिर तो चलेगा। लेकिन अगर बाहर के मुल्क से कोई ऐसी चीज आ रही है जो आपके मुल्क में प्रोड्यूस होती ही नहीं है, उस पर भी आपने टैरिफ लगा दिया। अब जब उस पर आपने टैरिफ लगाया तो यहाँ के लोग जो आपके मुल्क के अपने लोग हैं वो तो मजबूर हैं खरीदने के लिए, तो उनको वो चीज फिर खरीदनी भी पड़ेगी, वो भी महंगी। अगला जो रीजन था वो गोल्ड स्टैंडर्ड था, मैंने आप लोगों को बता दिया यूएसए का यही डिसीजन था कि हम गोल्ड स्टैंडर्ड को ही फॉलो करेंगे वर्ल्ड वॉर 1 के बाद, और इसने काफी नुकसान दिया, और इसी वजह से इनको गोल्ड को मेंटेन करना पड़ता था ताकि स्टेबिलिटी को बरकरार रख सके। इसीलिए लोग हाई इंटरेस्ट रेट्स भी देते थे ताकि इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करें। कोई मॉनेटरी पॉलिसी नहीं थी यहाँ पर यूएसए के अंदर, एक गोल्ड स्टैंडर्ड ही था। इंटरनेशनल ट्रेड को कैसे रेगुलेट करना है उसके लिए और क्या ऑल्टरनेटिव्स होने चाहिए गोल्ड के बजाय, ये यूएसए ने सोचा हुआ ही नहीं था, तो कोई मॉनेटरी पॉलिसी नहीं थी इनके पास। इकोनॉमिक फ्लॉस को देख लेते हैं। आप लोगों को मैंने बताया कि कंपनीज जो है वो प्रॉफिट अर्न करती जा रही थी और एक्सपेंड होती जा रही थी, मगर जो बहुत सारे वर्किंग क्लास के लोग थे वो इस ग्रोथ को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, उनकी इतनी पावर नहीं थी परचेस करने की, उनकी स्पेंडिंग्स वैसे ही घट गई थी, और जब कंपनीज के प्रोडक्ट्स की कीमतें बढ़ती हैं तो एक आम गरीब आदमी वो नहीं खरीद पाता। इम्पैक्ट्स देखते हैं इसके। इम्पैक्ट्स में होमलेसनेस हुई, जिसमें समझने की बात यह है कि लोगों की जब जॉब्स चली जाएंगी तो वो जिन किराए के घरों में रहते हैं उनके वो रेंट्स पे नहीं कर पाएंगे। अनएम्प्लॉयमेंट हो गई थी क्योंकि फैक्ट्रीज बंद हो गई थी, डाउन साइजिंग उन्होंने शुरू कर दी थी, लोगों को भी निकाल दिया था, और आहिस्ता आहिस्ता वो फैक्ट्रीज जिनकी लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं थी वो फैक्ट्रीज ही बंद हो गई, इसीलिए उन्होंने लोगों को निकाला तो अनएम्प्लॉयमेंट हुई। राइज ऑफ हूवर विलेज क्या था, टार पेपर को यूज किया लोगों ने, कार्डबोर्ड्स को यूज किया, स्क्रैप मटेरियल उसको यूज करके लोगों ने अपने घर बनाए। अब आप लोग खुद सोच सकते हैं वो किस तरह के घर होंगे जिनको आप कार्डबोर्ड से बना रहे हैं, स्क्रैप मटेरियल से, आप यानी कि रद्दी से, जो रद्दी होती है ना उनको खड़ा कर करके दीवारें बनाई, और उन्हीं घरों में वो रह रहे थे। ये कैसे घर थे, जरा सा एक और अगर तूफान आता तो इनको और यहाँ पर रहने वालों को अपने साथ उड़ा के ले जाता वो। बहरहाल स्टारवेशन और इलनेस यहाँ पर बढ़ गई क्योंकि टाइट क्वार्टर्स थे, बाथरूम्स वहां पर नहीं थे इन घरों में जो ये लोग बना रहे थे रद्दी से, इसीलिए सफाई का कोई एहतमाम नहीं था। वहां पर पानी बह रहा होता था, बाथरूम लोग वहीं पर करते थे, तमाम गंद बला वहीं पे होता था, इसलिए बीमारियां बहुत ज्यादा फैलना शुरू हो गई। फैमिली लाइफ डिस्टर्ब हो गई। कैसे कि जब लोगों को जॉब्स नहीं मिलेंगी, उनकी जॉब्स चली जाएंगी, तो अब उनको कोई रिश्ता भी नहीं देगा, शादियां नहीं हो पाएंगी उनकी,
फिर वो बच्चे भी पैदा नहीं करेंगे, वो बोलेंगे भाई इस बच्चे को हम पाल तो सकते नहीं है तो उसको पैदा क्यों करें। मास माइग्रेशन हुई ओक्लाहोमा में, जो आप लोगों को मैंने बताया डस्ट बाउल आया था, तो काफी लोग ओक्लाहोमा को छोड़कर भाग गए। 6 लाख लोग वहां से निकले हैं जो कि फार्मर्स वगैरह थे, उनके अंदर उनके पास और कोई स्किल भी नहीं था बेचारों के पास, तो वो बेचारे मजबूरी की हालत में निकले हैं वहां से जॉब्स की तलाश में, लेकिन ना जॉब्स मिली ना रहने का कोई ठिकाना मिला। न्यू पॉपुलर ट्रेंड्स एमर्ज्ड। इसका क्या मतलब है कि सिनेमास एंड रेडियोस फैल गए। अब सिनेमास तो नहीं कहना चाहिए क्योंकि सिनेमा के लिए आपको पैसे की जरूरत पड़ती है, पैसे वैसे ही नहीं थे, लोग मूवीज वगैरह तो देखने का ख्वाब भूल ही जाएं आप। लेकिन हाँ, रेडियो बहुत ज्यादा फैल गया था क्योंकि न्यूज वगैरह जो थी वो रेडियोस पे सुनाई जाती थी, और इस रेडियो का फिर आने वाले प्रेसिडेंट ने बहुत ज्यादा यूज किया लोगों को भरोसा दिलाने के लिए। उसने बहुत ज्यादा रेडियोस वगैरह का इस्तेमाल किया ताकि लोगों का जो कॉन्फिडेंस है उसको रिहेबिलिटेट किया जा सके, उसको बहाल किया जा सके, ताकि वो दोबारा इन्वेस्टमेंट्स करें, दोबारा अपने हौसले बुलंद करें और दोबारा मैदान में आए। कोई बात नहीं है, एक वक्त आया वो भी गुजर जाएगा, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। ये तमाम बातें जो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट थे वो रेडियोस पे किया करते थे, जिनको हम फायर साइड चैट्स भी कहते हैं। ये हम न्यू डील में इंशाल्लाह ताला डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज की जो वीडियो है हमारी वो यहीं पर खत्म होती है। हमने ग्रेट डिप्रेशन को समझा, अच्छे से कॉन्सेप्ट डेवलप किया, हमने अंडरस्टैंडिंग डेवलप की कि किस तरह से हमने स्टेप बाय स्टेप हमने देखा कि ग्रेट डिप्रेशन किस तरह से आया। थोड़ा मुश्किल टॉपिक था लेकिन मैंने पूरी कोशिश की आप लोगों को समझाने की। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वाकई में ऐसा है तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन पे भी जरूर क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियोस की आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल सके। तो अगली वीडियो हम बनाएंगे न्यू डील पे कि फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने किस तरह से ग्रेट डिप्रेशन को ओवरकम करने की कोशिश की। तो मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।